नमस्कार दोस्तों, ओसीएन नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं हूं ओमकार चौधरी। देखिए, पाकिस्तान, चीन दूसरे तरीके से, लेकिन अगर हम सीधे पाकिस्तान की बात करें तो वो 80 के दशक के उत्तरार्ध से प्रॉक्सी वार को ज़्यादा तरजीह देता रहा है, तरह-तरह के षड्यंत्र रचता रहा है, आतंकवादियों को शह देता रहा, ट्रेनिंग देता रहा। और यहाँ पर आप जानते ही हैं कि अंदर से कुंडी खोलने वाले बहुत बैठे थे। इधर जब से मोदी, शाह और राजनाथ सिंह ने मुश्कें कसी हैं, तब से अंदर से कुंडी खोलने वालों में भी कमी आई है। जो फॉरेन फंडिंग हो रही थी, उस पर भी कुछ हद तक तो काबू पाया गया है। आतंकवादियों का खात्मा हुआ है, नक्सलवाद पर प्रहार हुआ है, अलगाववादियों को अलग-थलग करने की कोशिश हुई है। कई संगठनों को प्रतिबंधित किया गया है। अब सरहदों को मजबूत करने के लिए बहुत सारे स्टेप उठाए जा रहे हैं। घुसपैठियों को बाहर निकाला जा रहा है। देश को सुरक्षित करने की कोशिशें हो रही हैं। तो जो पाकिस्तान, और इसमें मैं अब चीन को भी लाऊंगा, जो नक्सलवादियों के लिए दाएं बाएं से अपनी मदद उपलब्ध कराता था, ये अब बिलबिलाए हुए हैं, क्योंकि हम आत्मनिर्भरता की तरफ बढ़ रहे हैं। और उनका जो एक खास तौर से चीन का, कि भारत एक बड़ा बाजार है, बड़ी संभावनाएं हैं, थोड़ी सी बना करके रखो, कभी कभी बीच में कुछ गुस्ताखी करो, वो भी अब डिकोड कर चुका है भारत और भारत की सरकार। तो ये जो हमने तमाशा देखा है, आपने तमाशा देखा है 1 डेढ़ महीना जंतर मंतर पर, ये क्या है? ये किसका गेम है? और इस गेम के पीछे की असली कहानी क्या है? आप जानते हैं, यह पहला मौका नहीं है साहब, ये 5वां मौका था। पहला मौका था शाहीन बाग, दूसरा था 13 महीने तक वो कथित किसानों का धरना, उसमें हिंसा का पुट भी आ गया था। तीसरा था जंतर मंतर पर महिला पहलवानों का लंबा धरना, प्रदर्शन, बयानबाजी, तमाम चीजें, कन्फ्रंट्रेशन दिल्ली पुलिस के साथ। चौथा था खनौरी बॉर्डर, शंभू बॉर्डर, और 5वां अब ये जंतर मंतर। वैसे तो हम अंतर्राष्ट्रीय मामलों पर चर्चा करते रहे हैं कर्नल अजय रैना जी से, लेकिन आज हम इन मुद्दों पर, और इनके पीछे कौन है और असली गेम क्या है, इस पर चर्चा करेंगे। तो मेरे साथ जुड़ रहे हैं और उनको सीधे जोड़ लेते हैं। अजय जी, बहुत अभिनंदन, नमस्कार। नमस्कार ओमकार जी, आपको भी, दर्शकों को भी धन्यवाद बुलाने के लिए। थैंक यू सो मच, बहुत स्वागत। असली गेम क्या है अजय जी? ओमकार जी, इसके बारे में बहुत देर से बात कर रहे हैं हम लोग। जैसे जैसे हम प्रगति कर रहे हैं, जैसे जैसे आपने खुद कहा आत्मनिर्भर हो रहे हैं, और जैसे जैसे हम वेस्ट की आंखों में आंखें डाल के बात कर रहे हैं, तो हमें निशाने पे लिया जाएगा, ये अंडरस्टूड है। दुश्मन के पास में, दुश्मन कहता हूँ, जो भी हमारे खिलाफ षड्यंत्र रचता है, चाहे वो फौजी षड्यंत्र है, चाहे कोई दूसरा, वो दुश्मन है, चाहे वो घर के अंदर है, चाहे बाहर है, एक ही हाल है। उसके पास ऑप्शन क्या है कि भारत को क्या वो मिलिटरली कोई कैप्चर कर सकता है? वो आपने ईरान में देख लिया कि इतनी बड़ा देश जो है, उसको मिलिटरली कोई कुछ नहीं कर सकता। आप डैमेज कर सकते हो, तोड़ फोड़ कर सकते हो, और ईरान तो फिर, भारत और ईरान का मुकाबला ही कुछ नहीं है। बट वर्स्ट केस सिनेरियो में, जितना एक दुनिया में एक जिसको इक्वेशन कहते हैं, मिलिट्री इक्वेशन का जो फर्क है, एक सुपर पावर और एक 50 साल 45 साल से नीचे सैंक्शन कंट्री, इससे ज़्यादा गैप तो आई डोंट थिंक मिलिटरली कहीं एग्जिस्ट करता है कंट्री, इंडिया उसमें, बड़े देशों में। तो अभी तक अमेरिका उसको पार नहीं पा सका। अब ये हाल हो गया कि अमेरिका फ्रस्ट्रेट हो रहा है कि कुछ करके दिखाऊं, क्योंकि ईरान सेलिब्रेट कर रहा है जैसे पाकिस्तान सेलिब्रेट करता है कि हम जीत गए। तो मिलिट्री ऑप्शन ख़त्म है। हाँ, मिलिट्री ऑप्शन का जो प्रॉक्सी ऑप्शन होती है, जिसमें आप टेररिस्ट को भेजो,
आप बांग्लादेश से कुछ लेने की कोशिश करो, मणिपुर में कुछ तनाव पैदा करो, कश्मीर को फिर से रिजुविनेट करो, पंजाब में दोबारा आप कहानी शुरू कर रहे हो, जिसको मिलिट्री को हम कहते हैं कन्वेंशनल वॉरफेयर, और ये जो प्रॉक्सी वॉर होती है इसको बोलते हैं सब कन्वेंशनल वॉरफेयर। और वो लड़ाई जो है वो आज से नहीं, हम 50 साल से लड़ रहे हैं। पहले नॉर्थ ईस्ट में लड़ते रहे, फिर पंजाब में लड़ी, फिर नक्सलों के साथ लड़ी, और कश्मीर अभी काबू में है, और जम्मू में भी कुछ डिस्टर्बेंस थी, बट ठीक है। तीसरी ऑप्शन आपके पास क्या है? तीसरी ऑप्शन आपके पास ये बचती है कि अंदर से ऐसा माहौल खड़ा करो कि जो देश या जो व्यक्ति पूरी दुनिया में छाती चौड़ी करके घूम रहा है उसको अंदर आप लज्जित कर दो, जिसको हिंदुस्तानी लैंग्वेज में जलील कहते हैं। जलील कर दो आप, मुंह दिखाने ना छोड़ो। तो उससे क्या होता है कि आपकी जो छवि होती है कि आप बाहर भी स्ट्रांग हो, आप देश के अंदर भी स्ट्रांग हो, आप ये करते हो, आप सही को सही, गलत को सही, गलत करते बोलते हो, उसमें आप कोई किसी की वो नहीं करते, वो छवि को तहस नहस कर दो। तो उससे क्या होता है कि सरकार में लोगों का विश्वास खत्म हो जाता है। और हमें ये पता है ओमकार जी कि अगर ये सरकार, ये अच्छी है, बुरी है, सरेंडर करती है, कंप्रोमाइज़ करती है, ये अगर चली गई और इसके अलावा जो दूसरी सरकार आई, कोई भी इस देश में गठबंधन से आए, जैसे मर्जी आए, तो फिर बाहर वाली शक्तियों को हमारी चिंता करने की ज़रूरत ही नहीं है। फिर हमारा रिवर्स गियर स्टार्ट हो जाएगा। फिर हम लोग आगे जाने के बजाय पीछे को जाना शुरू कर देंगे, जैसे पाकिस्तान। तो इसलिए उन्होंने वहाँ पे हिट करने की कोशिश की जहाँ हमें बहुत ज़्यादा दर्द हो सकता है। अभी देखिए, मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूँ क्यों हमें इस बात का प्रमाण मिलता है कि जिन जिन चीज़ों का आपने नाम लिया, चाहे वो शाहीन बाग था या उससे पहले फार्मर प्रोटेस्ट था, उसमें जो फंडिंग हुई, जो तामझाम हुआ, जो खाना पीना आया, जो उसको इंटरनेशनल कवरेज मिली, और जो हमारे वोक और जो लिब्रांडो उसमें जाके खड़े हुए साथ में नाच नाच के गाने गाए। मैं आपको पर्सनल एक्सपीरियंस से बताता हूँ, आपको तो खैर जर्नलिज्म करते हो इतने दशक बीत गए, आप तो बेहतर जानते हैं, बट मैं दर्शकों को बताता हूँ कि आजकल हम यहाँ पे सेपरेट जम्मू स्टेट की मूवमेंट कर रहे हैं। जम्मू के अंदर भारत तो बहुत बड़ी चीज़ है, जम्मू क्या है? बिल्कुल छोटा सा जम्मू प्रदेश जो है, मतलब उसको अगर जम्मू प्रदेश जिसको हम कहते हैं, जिसको हम डिमांड कर रहे हैं, अगर ये जब बनेगा तो छोटी सी स्टेट होगी, इट नॉट उत्तराखंड टाइप। यहाँ हम एक दूसरे को जानते हैं। मैं रजौरी डिस्ट्रिक्ट का हूँ, जो बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट है, मैं जम्मू में रहा हूँ और अभी भी वहीं पे हूँ, तो यहाँ भी सर्कल है, फ्रेंड सर्कल। यहाँ भी उस मूवमेंट में लोगों को समझाने में, उनको रीच आउट करने में, उनके साथ चलने में हमारे पसीने निकलते हैं। छोटी सी जगह में पर्पस कॉमन है। यहाँ हर जम्मू वाले को लगता है, चाहे वो किसी भी कास्ट कम्युनिटी से हो, उनको पता कश्मीरियों ने हमें यहाँ रगड़ा है। तो भी ओमकार जी, इतना कष्ट होता है और इतना खर्चा होता है छोटे छोटे इवेंट ऑर्गेनाइज करने में। प्रोटेस्ट पे भी बैठने के लिए आपको 15-20 हज़ार रुपये लग जाता है। अब 10 बंदे भी लेके जाओ, ये नहीं कि आप उनको पैसे दे रहे हो, आपको पोस्टर बनवाने हैं, आपको बैनर बनाना है, आपने जो लोग बैठे हैं उनको पानी वानी पिलाना है, कई लोग जो नहीं आ सकते उनके लिए गाड़ी, तो मतलब वो कहने को कुर्सियां डलवानी है, मंच बनाना जी, है, शमयाना अभी बारिश माइक जी, जी, रखवाना है, इन्हीं सब चीजें। एब्सोल्युटली। एक नॉर्मल सा सेमिनार 3 घंटे का, जिसमें 50 बंदे बैठे हों, 35 से 40 हज़ार रुपये लगता है। तो हम लोग फिर सोचते हैं, अभी हमने किसी से बाहर से कंट्रीब्यूशन नहीं ली है, पर हमें पता कि कितना कष्ट होता है। उसके विपरीत आप ये देखें कि एक बंदा उठता है, जिसका दोस्त ये कह रहा है कि ये बेरोजगार था, 6 महीने से नौकरी ढूंढ रहा था, जिसको सिसोदिया ने बाहर भेजा था। दूसरा जो दास है वो तो है ही इनका, और तीसरा जो रंका है वो तो इनका IT सेल हैंडल करता है आम आदमी पार्टी का। आम आदमी पार्टी ने पंजाब फार्मर प्रोटेस्ट में बड़ा गंदा गेम खेली थी, सबको पता है। उसमें खालिस्तानियों को फैसिलिटेट उनकी अपनी पार्टी के लोगों ने बोला कि इसमें खालिस्तान की फंडिंग आती है। तो ये वो बंदा वहाँ से आता है, यहाँ उतरता है, और यहाँ पे एयरपोर्ट पे जंतर मंतर जाता है, उसको चक्कर वक्कर आ जाते हैं, चला जाता है, और उसके बाद देहरादून में थप्पड़ खाता है, फिर वो जयपुर में जाके मुंह काला करवाता है, और फिर उसके बाद एक आके वो यहाँ बैठ जाता है सोनम वांगचुक के साथ। और फिर एक लल सी फेज आती है जिस टाइम हम सारे राष्ट्रवादी कह रहे थे इनको उठा के बाहर फेंको, इनफ हो गया ड्रामा। एक बार जब पहली बार जंतर मंतर में से चक्कर वक्कर आए थे, उसके बाद जंतर मंतर आने नहीं देना चाहिए था। चलो वो जो हो गया उसको कुछ नहीं कर सकते। उसके बाद मोबिलाइजेशन देखो आप, इंस्टाग्राम पे तो ऐसा फ्लड आया। और अगर मैं, क्योंकि मैं जैसे अपने एजुटेशन की बात कर रहा हूँ, अगर मेरे को जम्मू के लोगों को, सिर्फ जम्मू के लोगों को अवेयर करने के लिए अगर मेरे को इंस्टाग्राम पे वो फ्लड लाना है, तो मुझे कम से कम 10 करोड़ रुपए चाहिए जम्मू सिटी के लिए, ताकि मैं इंस्टाग्राम में इतना फ्लड कर दूं कि जम्मू का कोई भी बच्चा, कोई भी लेडी, कोई भी मेल खोले
तो उसको इंस्टाग्राम पे हम लोग नज़र आए, जम्मू प्रदेश के पोस्टर नज़र आए। आप हिसाब लगाइए ये कैंपेन कितनी बड़ी थी कि पूरे भारत में फ्लड आ गया इंस्टाग्राम पे, और वो फ्लड भारत में नहीं आया, एनआरआईज़ को भी इम्पैक्ट कर गया। और उसका आप देखो अंजाम क्या हुआ, जो अश्लीलता, जो हमारे असभ्यता और क्या-क्या इसके वर्ड यूज़ करे, वो हम सब ने देखा। तो उसमें अभी मैं परसों आपका शो देख रहा जयपुर डायलॉग में, तो वो एक सज्जन कह रहे थे कि गाड़ियाँ कहाँ तोड़ी, तो मैं अब वेट ही कर रहा था कि आप फ़ोन उठाएँगे और वीडियो दिखाएँगे जिसमें गाड़ियाँ तोड़ते हुए वो खुद ही दिख रहे हैं लड़के। तो शायद उस टाइम वीडियो नहीं था आपके पास, तो वो सब ने देखा, उसके बारे में बात करने की कोई ज़्यादा वो नहीं। जो जो आपका क्वेश्चन है, तो ये क्या है कि दुनिया की सारी शक्ति, चाहे वो सोरोस कहें, चाहे उसको डीप स्टेट कहें, चाहे पाकिस्तान का आईएसआई और ये बांग्लादेशी जो हैं, ये टूल्स हैं। इनके पास अपनी कोई औकात नहीं है। इनको पैसा मिलता है, काम करते हैं। चाइना पैसा देता है, यूएसए पैसा खर्चता है, डीप स्टेट जिसका कि आजकल ट्रंप के आने के बाद इन्फ्लुएंस यूरोप में ज़्यादा है, वो पैसे खर्चते हैं। और फिर हमारे अंदर लोग हैं ओंकार जी, जो चाहते हैं ये सरकार हटे। आप बहुत बड़े इंडस्ट्रियल हाउसेज हैं, बजाज, मैं आपको नाम लेके बताता हूँ, जिसको बहुत चिढ़ है हमारी सरकार के साथ। बजाज का एड जो आती थी, भारत का क्या मेड इन, वो बजाज बाइक की आती थी, भारत का बुलंद, भारत की बुलंद तस्वीर, हमारा बजाज एड आती थी। उनके जो जितने प्रोडक्ट्स हैं सारे मेड इन चाइना है, उनके डिब्बों पे लिखा होता है। तो उनको तो रोजी रोटी का पड़ा हुआ था। ऐसी एक हाउस के लिए 2, 4, 5 करोड़ रुपए स्पेयर करना, मैं नहीं कहता उन्होंने किया होगा, बट जब आपकी है जो रंजिश क्लियर नजर आती है, आप प्लेटफॉर्म्स पे जाके बात करते हो, आपके पास पैसे है, तो मैं ये कहूँगा कि बाहर वालों का काम और अंदर जो कुंडी खोलने वाले आपने कहा, ये सब मिलजुल के बेसिकली ये भारत को नीचा दिखा के, सरकार में लोगों का विश्वास खत्म करके, फिर वो अपनी मर्जी की सरकार यहाँ लाना चाहते हैं, और वो लूट खसूट दोबारा शुरू हो, आत्मनिर्भर जाए भाड़ में, फिर हम डिपेंडेंट हो जाए, और फिर हम वही करें जो पाकिस्तान कर रहा है। क्योंकि हमने 2014 में भारत को 5 बीमारू इकोनॉमीज में जाते हुए देखा। पाकिस्तान को तो बीमारू क्या, वो तो आईसीयू में है, लेकिन वो इतनी छोटी इकोनॉमी है कि वो बॉदर नहीं करता। भारत जैसी इकोनॉमी अगर बीमारू हो जाए, तो 1.5 बिलियन लोगों का खाना पीना रहना, जो 80 करोड़ लोग फ्री में राशन मिलता है, सब चला जाएगा। उसकी परवाह किसी को नहीं है। तो ये अंतर्राष्ट्रीय ताकतें हैं, प्लस हमारे अपने अंदर के लोग हैं, और टारगेट बड़ा सिंपल, जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है। ये गवर्नमेंट अच्छी है, बुरी है, क्या करती है, उसकी हम डिबेट कर सकते हैं। हमने चुनी है, हम सवाल भी पूछेंगे। हमने चुनी है तो हम उनको क्रिटिसाइज भी करेंगे, वो हमारा हक बनता है। लेकिन हम गाली नहीं निकालते, क्योंकि हम सरकार को अपना देश का एक रूप में देखते हैं। तो ये है जो ओवरऑल जो कहानी है। उसके बाद कतर के कैसे बंदे ने पैसे भेजे, और आपको पता है इस वेस्ट एशिया में कौन लोग हैं, उन्होंने नूपुर शर्मा के टाइम पे क्या किया। कतर ने हमारे सैनिक पकड़ लिए थे, रिटायर्ड नेवल अफसर्स, उनको सजाए मौत दे रहा था, बड़ी मुश्किल से बचाए। तो ये सारे का सारा वेस्ट एशिया, इनकी हिस्ट्री है, ये धोखेबाज लोग हैं। सऊदी अरब के जो लोग हैं और उसी से मिलते हुए जितने कबीले वाले हैं, ये धोखेबाज लोग हैं। इन्होंने सबको धोखा दिया है। तो वो जो हमने बड़ी गुडविल जनरेट की थी, अदर देन यूएई, आज वेस्ट एशिया में यूएई को छोड़ के मुझे वो गुडविल कहीं नज़र नहीं आती। तो आप ये मान के चलिए कि वो जो गुडविल जनरेट की थी, जहाँ हमारे मंदिर बन रहे थे, जहाँ हमारे प्रधानमंत्री जी को मेडल थे, उस जगह से गिर के इतना नीचे आना, ये एक दिन का काम नहीं है। इसमें कितने महीने और कितने वर्ष लगे हैं। और लोग कह रहे हैं ना कि अभी एक बार हो गया तो अभी दोबारा करेंगे, दोबारा सरकार झुकेगी। ऐसा मोबिलाइजेशन करना रातों रात नहीं होता। अगर नेक्स्ट उनको भारत के ऊपर अटैक करना है, तो मैं कहूँगा, क्योंकि अभी थोड़ी सी उनकी फेवर में हवा चल रही है, तो भी 1 साल से पहले नहीं कर सकते। क्योंकि ऐसी ट्रैक्शन, मैं जो अपने पर्सनल उससे बता रहा हूँ ना, अपनी जम्मू मूवमेंट के, तो ये है कहानी जी। अब इसको अब बाहर वालों को ब्लेम करें, अपने वालों को ब्लेम करें, किसको करें, बट ये दोनों का मिली-जुली ये अटैक है हमारे ऊपर। जी। अजय जी, पाकिस्तान को सीधा युद्ध लड़ने की क्या जरूरत है, या चीन को हमसे सीधा युद्ध लड़ने की क्या जरूरत है? अपने सैनिकों को दांव पर लगाने की भी क्या जरूरत है? इतने बड़े भारी खर्चे, टैंकों का, मिसाइलों का, वो सारी चीजें, कुछ पैसे खर्च करो, यहाँ पर लोगों को भेजो, और जो लोग अपना जमीर बेच चुके हों, जिनमें राष्ट्रीय स्वाभिमान नाम की चीज ही ना हो, और जो केवल
दलाली करके, वो चाहे रक्षा सौदे हों या दूसरे काम हों, उनके बल पर जिनका घर भी चल रहा था, जिनकी पुश्तें भी कई अगले इंतजाम कर रहे थे ये लोग, वो तो मोदी से नफरत के चलते और इनको घड़ी की चौथाई में विदा करने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार हैं। तो ये जो प्रॉक्सी वार है, देखिए पहले तो आतंकवाद, नक्सलवाद, अलगाववादी वो सब काम कर रहे थे पाकिस्तान के लिए। जब से ये सरकार आई है और जीरो टॉलरेंस पर काम कर रही है इन सब के खिलाफ, यहाँ तक के भ्रष्टाचारियों के खिलाफ भी, तब से उनका वो गेम तो खत्म हो रहा है लगभग। तो एक फ्रस्ट्रेशन है। तो अब दूसरे तरीके से भारत को डिस्टेबलाइज करने की कोशिशें शुरू हुई हैं, अराजकता फैलाने की कोशिश हुई हैं। और चूंकि महत्वपूर्ण दायित्व किसका है, जिम्मेदारी किसकी है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। और फिर दूसरे नंबर पर आती हैं गृह मंत्री अमित शाह। उन दोनों के संकल्प से ही ये सारी चीजें हो रही हैं। तो इनको शर्मिंदा करो, इनकी लोकप्रियता पर कालिख पोतो किसी तरीके से। ओंकार जी, आपने कहा कि पाकिस्तान को क्या ज़रूरत है ये लड़ाई लड़ने की, जब वो प्रॉक्सी लड़ सकता है, और ये आपने बिल्कुल सही टाइमलाइन चुनी। और ये दर्शकों को बता दूं कि 1989 में पाकिस्तान ने अपना पहला न्यूक्लियर टेस्ट चाइना के अंदर किया था, और उस दिन से इसकी पॉलिसी बन गई कि अब मैं न्यूक्लियर बैकड्रॉप में भारत को कट लगाऊंगा। फिर हमने वो अगले 10 साल, 15 साल, 20 साल लगा के लड़ाई लड़ी कश्मीर में। पहले पंजाब सीधा किया, फिर कश्मीर सीधा किया, फिर चाइनीज़ वाला जो नक्सल थे उनको सीधा किया। हमारे नॉर्थ ईस्ट की काफ़ी सारी स्टेट्स में, असम में इशू था, मणिपुर में अभी भी चल रहा है, तो काबू करते गए। मिज़ोरम में अकॉर्ड हुआ। तो ये तो ऑनगोइंग लड़ाई है। अनफॉर्चुनेटली क्या हुआ है, जो मेरा पर्सनल असेसमेंट है, अब आप उस पर टिप्पणी कर सकते हैं, कि हमने काइनेटिक टू काइनेटिक बड़ा अच्छा लड़ा। जब वो कन्वेंशनल वार करने आया तो हमने मार पीट के पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए। जब वो प्रॉक्सी वॉर पे आ गए, प्रॉक्सी मतलब जो टेररिस्ट के थ्रू और ये नक्सल्स के थ्रू हुआ, उसको भी हमने चेप दिया। टाइम लगा, और अंदर छुपे हुए दुश्मन के एजेंट होने के बावजूद हमने उस पर काबू कर लिया। कहाँ हम एज ए स्टेट मार खा गए, मैं आपको बताता हूँ। कि जब एज ए मिलिट्री हिस्ट्री का जब मिलिट्री अफेयर्स का मैं स्टूडेंट हूँ, तो मैंने, आई थिंक आप भी थे पिछली बार, इससे पहले वाले जयपुर डायलॉग में बात हुई थी, तो मैंने एक सेशन होस्ट किया था, मल्टीपल डोमेन वॉरफेयर, मल्टी डोमेन वॉरफेयर। तो उसमें मैंने चिन्हित किए थे 9 ऐसे तरीके हैं लड़ाई लड़ने के, जिसमें हथियारों से लड़ाई लड़ना सबसे नीचे वाला लेवल है। तो दुनिया उसके आगे निकल गई। इंफॉर्मेशन वॉरफेयर, जो जिसकी आज हम चिंता करके बैठ रहे हैं कि इंस्टाग्राम पे ये हुआ और प्रोपेगेंडा ऐसे हुआ और लोगों का ब्रेन वॉश हुआ, ये सारा आया इंफॉर्मेशन वॉरफेयर के, और इसको आप साइकोलॉजिकल ऑपरेशंस भी कहते हैं, उसके दायरे में। अनफॉर्चुनेटली इंफॉर्मेशन वॉरफेयर के युग में हमारी मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग में हमारे पास मिनिस्टर नहीं है फुल टाइम। और वहाँ ब्यूरोक्रेट्स क्या कर रहे हैं, वो आप परफॉर्मेंस देख लीजिए कि आप अर्जो काजमी को बैन करते हैं, वो अगला चैनल का नाम बदलती है और वापस आ जाती है। अब कमर चीमा को बैन करते हो, वो नाम बदलता है, वापस आ जाती है। 3 दिन पहले 400 कुछ हैंडल ISI के इंस्टाग्राम पे बैन हुए। पर आप देखिए, आप इंस्टाग्राम पे बैन लगाएंगे तो जो NRIs बाहर बैठ के ओपिनियन बना रहे हैं, जिनके जिनके पैसे से यहाँ के घर चल रहे हैं, उनको तो बैन नहीं लगा ना, वो तो देख रहे हैं वही प्रोपेगेंडा। तो हम लोग कब से, ऑलमोस्ट साल 1.5 साल हो गया। इनफैक्ट जैसे हमने 5 गिनाए, तो क्लियर हो रहा था कि सारा प्रोपेगेंडा वॉर चल रहा है। पाकिस्तान की औकात नहीं है वो लड़े, चाइना लड़ता ही नहीं है, चाइना की पॉलिसी है वो लड़ता नहीं है, वो बस यही कुछ करता है, उसका उसका एक्सपर्टीज इसी में है, साइकोलॉजिकल ऑपरेशंस में। तो हम कब से कह रहे थे कि भाई कुछ करो। सिंदूर ने हमें एक बहुत बड़ा झटका दिया, मिलिटरी नहीं, मिलिट्री तो हमने उनको चेपा, हम नैरेटिव की लड़ाई उसमें भी हार गए। तब जाके मैं आपको अब बताता हूँ कि मैंने आर्मी क्वार्टर में किसी को अप्रोच किया कि भाई हमारा इस्तेमाल करो, आप कई चीज़ें नहीं बोल सकते, जो आप करते हो आप नहीं बोल सकते, देश के लिए अच्छी हैं, हमें बोलो, हम बोलेंगे, पर आप हमें बताओ कि ऐसा हुआ, हम झूठ नहीं बोलना चाहते। अभी आज आप जैसा प्लेटफॉर्म है, प्रेस्टिजियस प्लेटफॉर्म पे मैं आगे कुछ ऐसा हवा में तीर मार के चला जाऊँ,
मेरी भी तो बदनामी हुई हुई है, आपके प्लेटफॉर्म की रेपुटेशन खराब होती है, हम क्यों करें ऐसे? मगर कुछ नहीं, प्रधानमंत्री जी ने वो इन्फ्लुएंसर बुलाए, और उन इन्फ्लुएंसर में आपको पता वो कौन कौन थे। अब प्रधानमंत्री जी थोड़ी देखते हैं यूट्यूब बैठ के, एक नीचे सिस्टम पता है ना। पता नहीं किसका चयन था वो। नहीं, ब्यूरोक्रेट्स का। ओमकार जी, प्रधानमंत्री की तो मुझे पता नहीं वो 18 घंटे में भी कैसे पूरा कर पाते हैं, उनका इतना बड़ा टेबल भरा पड़ा चीज़ों के साथ, सेम गृह मंत्री का है। तो जो नीचे सेटअप है उसमें जिन लोगों ने उनको नाम लिख के दिए और छोटा छोटा उनका बायो लिख के दिया, तो प्रधानमंत्री जी ने वो पढ़ा और उनको हाथ मिलाया, ट्रॉफी दी, उन लोगों ने क्या गान डाला वो भी आपने देख लिया। तो आई थिंक हमें ये रियलाइज़ होने में थोड़ा रियलाइज़ तो हो चुका है, इस बार तो और बड़ा झटका लगा है कि इंस्टाग्राम ने आपकी पूरी जनरेशन जी को का दिमाग ख़राब कर दिया। क्योंकि वो आते प्रोटेस्ट करते, ठीक है, वो फार्मर प्रोटेस्ट में भी पूरा पंजाब आके बैठ गया, जम्मू से भी लोग गए, वो दैट्स ऑल। जो गाली गलौज हुआ प्रधानमंत्री जी के नाम पे और लड़कियों ने जो भाषा यूज़ की, अब ये बात अलग है कि देखो अभी इसका सबूत नहीं है ना, अभी वही आपका प्लेटफॉर्म है तो ऐसे नहीं बोल सकते, लेकिन खबरें जो अंदर मेरे को समझ आ रही है, जो लोग मुझे बता रहे हैं, वो ये हैं कि ये एक पर्टिकुलर सेगमेंट के लोग हैं जिन्होंने यहाँ पे गदर किया, और लड़कियाँ वो हैं जो उस सेगमेंट के लोगों के साथ इन्वॉल्व हैं, उनके अफेयर्स हैं और उस सोसाइटी से आती हैं। एक जो हेट्रेड है, क्योंकि इसमें आपने नारे क्या सुने, आपने भारत के टुकड़े भी सुने, आपने अल्लाह का नाम रहेगा वो भी सुना, आपने ब्राह्मणों को मारो ये भी सुना, हिंदुओं को ख़त्म करो ये भी सुना। तो अगर ये सुन के भी अगर हम डॉट्स ना जोड़ें और हम बोले नहीं नहीं ये बड़ा होमोजीनियस क्राउड था, पूरे भारत के लोग आए हुए थे, ऐसा कुछ नहीं था। यहाँ वही आए थे जिनको आना था और गदर मचाना था। और हम कह रहे हैं लड़कियों क्या होगा यार, उनके घर वाले नहीं देखते। कुछ तो ऐसे 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 एरिया से आती हैं, ऐसे सोसाइटी से आते हैं कि घर में मोबाइल ही नहीं है, उनके पास फादर बेचारा मजदूर होगा और वो एक 1100 वाला मोबाइल लेके चल रहा होगा, और बेटी यहाँ गुल खिला रही है बिकॉज उसका बॉयफ्रेंड उसको इनकरेज करता है। तो अब ये किस डोमेन में आता है, इस पे आप गोली नहीं चला सकते। अब सरकार पीछे हटी, हम सबको बुरा लगा, और हम एक हद है, हमने ऐसा अच्छा नहीं लगता, बट दूसरे तरीके से अगर सोचो तो अब नेक्स्ट स्टेप क्या होता। कल ये पार्लियामेंट पे चढ़ते तो गोली चलती, गोली चलती तो ये मरते, मरते तो फिर क्या होता, दोबारा वही प्रोपेगेंडा फैलता। तो बेसिक इशू प्रोपेगेंडा के साथ है, बेसिक इशू साइकोलॉजिकल ऑपरेशन के साथ है, और हमारी मशीनरी तैयार नहीं है। और ये बहुत, देखिए हम सब समझते हैं जिन्होंने डिमांड की प्रधान का इस्तीफा, और हमने तो पहले मांगा था उसका इस्तीफा जब उसने यूजीसी की थी। एक ये भी कष्ट है जब आपका वोट बैंक मांग रहा है और राइटफुली मांग रहा है, हटा दो। देखिए ओमकार जी, अब आप ये चैनल चलाते हैं, आप इन ऑल हैं, जब तो मुझे पता है आप वन मैन आर्मी हो ना, एक दिन हम सब ने चले जाना ऊपर। तो हम जैसे बंदे एक चैनल चला रहे हैं, एक वो है, जब जाएंगे हो सकता है चैनल ठप हो जाए, कोई चला ले। जब देश जब चलता है तंत्र पे चलता है, उसमें एक आदमी इतना इंडिस्पेंसेबल नहीं हो सकता कि उसको निकालोगे तो दुनिया रुक जाए। इंदिरा गांधी जब मरी थी तो लोगों ने बोला देश खत्म हो गया, तबाह हो गया। नेहरू मरा, उससे पहले जो दीवाने थे कहते अब तो डेड, भारत गया। देश तंत्र पे चलता है, और तंत्र में इतनी कड़ियां होती हैं। अगर आपको लगता है कि एक कड़ी ने गलत किया, नहीं किया, परसीव किया जा रहा है, आजकल मैटर है कि कौन किसको परसीव करता है। ब्यूरोक्रेट्स काम करते हैं, मंत्रियों को ढेला नहीं पता, टू बी ऑनेस्ट बताऊं मैं आपको, नहीं पता रूल्स रेगुलेशंस पॉलिसीज। जिस ब्यूरोक्रेट ने जो काम करना होता है वो आप वैसे ही नोटिंग बनती है, उसके ऊपर ऐसे ऐसे रूल कोट होते हैं कि मंत्री जी पहले पढ़ेंगे, नहीं पढ़ेंगे तो वो समझ नहीं आएगी, समझ आ भी कुछ कर नहीं सकते। हमारे यहाँ जम्मू कश्मीर से इलेक्शन कराने थे, सारे डीएम्स ने और एसएसपी ने लिख के दे दिया नोटिंग पे कि सब बढ़िया, ऑल वेल। पुंछ और राजौरी में जवान मारे जा रहे थे उन्हीं दिनों, और होम मिनिस्ट्री हमारे यहाँ कंपाइल किया, एलजी साहब के टेबल पर रख दी रिपोर्ट कि सारे डिस्ट्रिक्ट में सारे डीसी और सारे एसपी कह रहे हैं कि सब ठीक है। अब बताओ एलजी साहब चाहें भी तो दिल्ली को कैसे लिखेंगे कि इलेक्शन ना कराओ, वो ये लिखेंगे ना कि सब ठीक ही लग रहा है, रिपोर्ट ये है, सबने लिख के दिया, जिम्मेवार लोगों ने लिख के दिया, इलेक्शन कराओ। ब्यूरोक्रेसी ऐसे गेम खेलती है। तो प्रधान जी का इस्तीफा एक्चुअली को मैटर नहीं करता था, मगर अगर लोगों को चुभ रहा था, हमें भी चुभा था यूजीसी के टाइम पे, तो उसको कर देना चाहिए था। और वो खैर उस पर भी मैं उस उधर नहीं जाना चाहता। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ ओमकार जी आपके माध्यम से कि हाई टाइम आया कि सरकार को बाकी काम साइड पे रख के अपनी मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग में चुनिंदा लोग, अच्छा मंत्री, अच्छे ब्यूरोक्रेट्स लेके आए। और ये जो चलता है ना कि इसको खुश कर दो, उस कास्ट को खुश कर दो, उसका ये ऊपर ले आओ, मैंने ट्वीट भी किया था, आपने शायद पढ़ा होगा, ये ऐसे नहीं, ये मत कीजिए, बिकॉज लोग सब जानते हैं, दुनिया सब देखती है।
आपको इससे ऊपर उठना पड़ेगा। हमारा देश जातिवाद और धर्म के अंदर घुस चुका है और सरकार ने हमेशा सबका साथ सबका विकास का किया, तो वो सड़क पे या सब्सिडी देके सबका साथ सबका विकास देने से ज़रूरी है। आपने अंदर का जो सिस्टम है उसको आप साफ करके, जो लोग काम करते हैं और जो नेशनलिस्ट हैं उनको आप काम करवाइए। और आप जैसे हम जैसे हज़ार लोग हैं, हमें ना किसी ने पैसा 1 रुपया दिया, ना हमने उनसे रुपया लेना है, लेकिन देश के लिए हम कुछ भी करने के लिए, बोलने के लिए तैयार हैं। मगर आप प्रधानमंत्री को अगर उठ के ये बोलना पड़े एमपीज़ और मिनिस्टर्स को 4 दिन पहले कि इंस्टाग्राम पे जाओ और देखो, अपने अकाउंट खोलो, तो ये समझ आपको क्लियर नहीं लगता कि 2 दुनिया में हम जी रहे हैं। एक दुनिया जिसमें टोटल इंस्टाग्राम और फेसबुक है, और एक वो दुनिया है जो इससे सबसे दूर है। उनको लगता है कि 1950 वाली राजनीति से काम चल जाएगा, गाँव में जाएँगे, सरपंच को चाय पिलाएँगे, थोड़ा-सा बंडल पैसे का पकड़ाएँगे और हाथ जोड़ के आएँगे, नेताजी आ गए, वो ज़माना गया। अभी आपकी प्रेज़ेंस और आपका थॉट प्रोसेस डेली शेयर होना चाहिए, आपके लोगों तक पहुँचना चाहिए। बाकी मैं एक चीज़ बताऊँ आपको, ये सब ड्रामा हुआ, जो भी अच्छा लगा, बुरा लगा, सरकार कहीं नहीं जाने वाली। ये 2029 में भी कहीं नहीं जाएगी, बिकॉज़ विकल्प नहीं है। लेकिन किसी भी चीज़ को ग्रांटेड लेना सरकार के लिए भी गलत होगा, क्योंकि आज ये हुआ है, मैं कह रहा हूँ अगर नेक्स्ट वेव अगर उन्होंने प्लान करके आना तो शायद उनको 1.5-2 साल और लग जाएँ। ये मुझे लगता है कि यूपी के, पंजाब के इलेक्शंस के पास एक टारगेट था, 2029 से पहले है टाइम, 3 साल हैं, एक और वेव भी आ सकती है। तो हमें इंफॉर्मेशन वॉरफेयर के युग में अपनी इंफॉर्मेशन वॉर फाइटिंग को स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। फौज आपको बॉर्डर में किसी को नहीं घुसने देगी, मैं आपको आश्वासन देता हूँ। लेकिन इसी इंफॉर्मेशन वॉरफेयर ने हमारे अग्निवीरों को इतना गुमराह कर दिया कि उन्होंने वर्दी पहन के मोदी जी को गाली निकालनी शुरू की। मगर उसमें देखो सिस्टम, वो 3 जो थे यादव बंधु, वो अग्निवीर थे। जहाँ तक मुझे पता उनका वो ख़त्म हो चुके हैं, डिसमिस। उनकी जो 40,000 रुपये सैलरी ख़त्म, उनको जो 11 लाख मिलना था रिटायरमेंट के बाद, मतलब रीसेटलमेंट को, वो भी नहीं मिलने वाला। फौज ने तो अपना काम कर दिया और एडवाइजरी बड़ी स्ट्रिक्ट गई है सबको। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम ये कहें कि जिन्होंने आगजनी की और ये किया, पुलिस वालों को मारा और उनको कुछ नहीं होगा, कुछ समय बताएगा। क्योंकि आज सीजेपी वालों ने खुद बोला है कि जब हम कहते हैं कि कुछ नहीं किया जाए, एक्शन न लिया जाए, हम स्टूडेंट्स की बात करते हैं, उन लोगों की बात नहीं कर रहे जिन्होंने दंगा किया। तो शायद वहाँ कुछ एक्शन होता हुआ नजर आएगा। नहीं होगा तो क्या होगा ना ओंकार जी, अभी दुनिया क्या कर रही है, जो मायूस हैं आज, वो मिनिमम ये होप कर रहे हैं कि सरकार दंगइयों को पकड़ के सीधा करेगी, जो कि कलकत्ता में हो रहा है, केरला में भी हुआ, यूपी में भी थोड़ा सा हुआ। तो इनको स्टेप दिखाने पड़ेंगे। आपको एक बड़ी अच्छी चीज़ एक बड़े सीनियर आईएफएस अफसर ने लिखी, मैं उनकी बहुत कदर करता हूँ। वो कहते हैं कि हमारी सभ्यता है कि हम बाहर वालों से लड़ जाते हैं, लेकिन अपने बच्चों के सामने झुक जाते हैं। मैं कहता हूँ झुको, लेकिन वो बच्चे अपने होने चाहिए। अब बिल्कुल। वो डिस्टिंक्शन हमें पूरी क्लियर, आई थिंक, डिफाइन करके जो हुआ से सबक सीख के आगे चलना चाहिए। जी जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका जुड़ने के लिए और इतना कीमती अपना सुझाव और समीक्षा देने के लिए। और दर्शकों से निवेदन है, आपको ये चर्चा अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, वीडियो को शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो ज़रूर कर लें। अजय जी का चैनल है त्रिनेत्र, तो उसको भी सहयोग करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। नमस्कार। धन्यवाद। जय हिंद। जय हिंद।